Hi everyone, I hope you are really doing well. Today we all are going to cover another poem based on feminism named Call to Arms, written by Farooq Farrokhzad. So before starting the poem, discuss some facts and figures about the writer and about the poem, which are going to be a very important for your point of view. So without wasting any time, let's get started. तो हम सबको पता है कि हमारी जो आज की राइटर है फ़ारूक फ़र्रुख़ज़ाद, वो एक आयरन पोएटिस्ट है, ठीक है, और वो 20th सेंचुरी की बड़ी ही मॉडर्न पोएटिस्ट हैं। इन्होंने रिबेलियस राइटर का टाइटल भी हासिल कर लिया है और पर्शिया के जितने भी स्टीरियोटाइप थे, इन्होंने इन सब को तोड़ के पैट्रियार्कल सोसाइटी के ख़िलाफ़ जो है वो लिखना स्टार्ट किया है। फीमेल सब्जुगेशन के बारे में लिखती हैं, बात करती हैं, ये क्रिटिसाइज़ करती हैं उन इन्वायरमेंट्स को, उन मेल्स को जो कि औरत को वीक समझते हैं, जो कि औरत को सब्जुगेट करते हैं, उनकी पावर को सप्रेस करते हैं, औरत को एज एन ऑब्जेक्ट जो है वो समझते हैं और उनके साथ गलत करते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि इनको अपनी कंट्री से एग्ज़ाइल कर दिया गया था और इनको डाइवोर्स भी इसी वजह से हो गई थी, क्योंकि इनके घर वालों को, इनके अपने वालिद को जो थी, इनकी राइटिंग के जो थीम्स थे, जो राइटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू था, वो समझ नहीं आ रहा था, उनको पसंद नहीं था, क्योंकि ये सारे स्टीरियोटाइप जो थे वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अगेंस्ट थे, ठीक है। ये बात कर रही थी मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अगेंस्ट, ये बात कर रही थी वुमेन के राइट के बारे में, उनके हक़ के बारे में। तो बस आज की पोएम में हम लोग यही देखने जा रहे हैं कि किस तरह फ़ारूक फ़र्रुख़ज़ाद ने बाकी पोएम्स की तरह आज की जो रिस्पेक्टिव पोएम है कॉल टू आर्म्स, वुमेन की जो पावर है उनको उन्होंने उजागर किया है, मोटिवेट किया है, उन्हें रेवोल्यूशनरी थॉट्स जो हैं अपने बताए हैं और किस तरह उनको तरीके बताएं कि वो अपने खिलाफ़ जो उठने वाले तमाम जो कदम हैं उनको वो रोक सकती हैं और किस तरह जो है मेल डोमिनेंट सोसाइटी को ख़त्म कर सकती हैं या रेजिस्ट कर सकती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो राइटर लिखती हैं, ओनली यू, O Iranian women, have remained in bonds of frigidness, misfortune, and cruelty. If you want these bonds broken, grasp the skirt of obstinacy. तो अपनी पहली वाली लाइन में वो अपनी ही ईरानी औरत से मुखातिब है, यानी ईरान की जो वमेन है, औरतें हैं, उनको वो मोटिवेट करती है। अपनी पहली लाइन में उन्हें उनसे मुखातिब है और उनको कहती है, सिर्फ तुम ही रह गई हो ए ईरानी औरत। हैव रिमेंड मतलब तुम ही रह गई हो, ओनली यू, इन बोन्स ऑफ रिचिडनेस, इन बदहाली, बदबख्ती और जुल्म के बंधनों में। रिजिडनेस जो होता है ये कैसी फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ बीइंग अनहैप्पी या इल, आप नाखुश हैं या आप बीमार हैं, तो ऐसी फीलिंग को जो है वो रिजिडनेस कहते हैं। ईरानी औरत को वो कहती हैं, हमारी राइटर की सिर्फ तुम ही रह गई हो ए ईरानी औरत, जो कि बदहाली, बदबख्ती और जुल्म के बंधनों में अभी तक है, जो कि बदकिस्मती के बंधनों में अभी तक बंधी हुई है, जुल्म के बंधनों में अभी तक बंधी हुई है। इफ़ यू वॉन्ट दिस बोन्स ब्रोकन, और अगर तुम ये बंधन तोड़ना चाहती हो, ग्रैप्स द स्कर्ट ऑफ ऑब्स्टिनेसी, तो तुम्हें ज़िद की स्कर्ट को पकड़ना होगा, ज़िद की स्कर्ट को पहनना होगा। यहाँ ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है ज़िद, ग्रैस्प का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ लेना, पहन लेना, या होल्ड टाइटली समथिंग। तो इन लाइंस में जो है वो ईरानी औरत से मुखातिब है, वो उन्हें बुला रही है और उन्हें कह रही है, मोटिवेट कर रही है, उन्हें कह रही है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग अपनी हालत के ज़िम्मेदार खुद हो। तुम लोग ये कहते हो कि हम लोग रिचिडनेस में हैं, हम लोगों की मिसफॉर्चून है, ये हम लोगों पे जुल्म होता है, लेकिन इन सब में तुम लोग खुद घुसे हुए हो। बाकी पूरी दुनिया जो है वो फ्रीडम हासिल कर चुके हैं, तुम लोग जो अभी तक हो ना इस हालत में खुद हो, अपने ज़िम्मेदार खुद हो। और अगर तुम लोग इन बंधनों से टूटना चाहते हो, आई मीन के इन बंधनों को तोड़ना चाहते हो, तो तुम लोगों को ज़िद की जो स्कर्ट है वो पहननी पड़ेगी, वो पकड़नी पड़ेगी। क्यों उसने ऐसा कहा है? क्योंकि वो कह रही है कि जब तक आप लोग जो हो ओबे करते जाओगे किसी भी हुक्म को, किसी भी चीज़ को मानते जाओगे, तो डेफिनेटली आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। लेकिन जब तक आप रिबेलियस नहीं हो सकते, आप अपने राइट के बारे में बात नहीं कर सकते, अपना फ़ैसला किसी के सामने नहीं रख सकते, तो कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। तो अब नेक्स्ट, do not relent because of pleasing promises. Never submit to tyranny. Become a flood of anger, hate, and pain. Excise the heavy stone of cruelty. रिलेंट कहते हैं नरमी, प्लीजिंग कहते हैं खुश करने वाला, कोई भी चीज़ जो आपको खुशी देती है। टायरनी है वो यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है मेल डोमिनेट सोसाइटी को। एक्सरसाइज कहते हैं किसी भी बॉडी के पार्ट को सर्जरी से रिमूव कर देना, या किसी भी चीज़ को जब आप नहीं चाहते तो उसको रिमूव कर देना। तो हैवी स्टोन जो है भारी पत्थर, क्रुएलिटी जैसे मैंने बताया वो जुल्म, ठीक है। तो वो कहती है कि तुम खुश मत हो, ये जो तुम्हें प्लीजिंग प्रोमिसेस करते हैं ना तुम्हारे साथ, यहाँ पे मेल की बात की जा रही है, वो क्रिटिसाइज़ कर रही है, वो कह रही है कि जो मेल होते हैं वो आपको बहुत ही प्लीजिंग प्रोमिसेस करते हैं, आपको खुश करने के लिए आपकी तारीफ़ करते हैं, आपके बारे में बड़ा कुछ कहते हैं, जिससे आप लोग जो वो नरम हो जाते हो। तो तुम्हें नरमी नहीं दिखानी और ना तुमने इन प्लीजिंग प्रोमिसेस से खुश होना है।
नेवर सबमिट टू टायरनी, जुल्म के आगे कभी भी अपना सर मत झुकाना। बिकम अ फ्लड ऑफ एंगर, हेट एंड पेन, बल्कि तुम गुस्से का, नफरत का और दर्द का सैलाब बन जाओ, क्योंकि जब सैलाब आता है ना तब वो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाता है, बड़ी ज़्यादा तबाही करता है अपने साथ। एक्साइज द हैवी स्टोन ऑफ क्रुएलिटी, और ये जो तुम्हारे ऊपर जुल्म का इतना बड़ा पत्थर रख देते हैं ना ये मेल, तो तुम इसको अपनी ज़िंदगी से उठाकर बाहर निकाल दो इस पत्थर को। अब अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे तो वो औरतों की सॉफ्ट नेचर को भी जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रही है, और वो कह रही है कि तुम लोग जो छोटी छोटी खुशी से खुश हो जाते हो, तुम्हारी कोई तारीफ़ कर दे तो तुम उन वो जो प्लीजिंग प्रोमिसेस होते हैं उनसे तुम खुश हो जाती हो, नरमी दिखाती हो, झुक जाती हो। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मेल को तुम लोगों पे कुरिल, तुम लोगों पे जुल्म करने की ना ज़्यादा पावर देता है। यही वो चीज़ें जिससे वो खुद को सुपीरियर मान लेते हैं, पता नहीं वो अपने अंदर इतने ही खुश हो जाते हैं और वो अपने आप को क्या ही चीज़ समझ लेते हैं। तो ऐसा मत करो, ठीक है? क्योंकि जब तुम लोग ये ऐसे करते हो ना तो उन लोगों को ओवर शेयर मिल जाती है, और वो लोग ना ज़्यादा खुद को सुपीरियर समझना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ठीक है इसकी थोड़ी सी तारीफ़ करेंगे तो ये मान जाएगी, इट्स ओके। पर आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट राइटर कहती है, इट इज़ योर वार्म embracing possum that nurture proud and pompous man. It is your joyous smile that bestows on his heart warmth and vigor. अम्ब्रेसिंग यहाँ पे कहते हैं गले लगना को, बॉसम जो होता है वो सीना होता है, नर्चर नरिशमेंट को कहते हैं, पोम्पस होता है गरूरी घमंडी, बेस्टो झुकना, वार्मथ जो होता है वो काइंडनेस भी हो सकती है और किसी चीज़ का गरमाइश भी हो सकती है, विगर होता है फिजिकल स्ट्रेंथ या गुड हेल्थ। इस पैरों में वो औरतों को फिर से जो है बड़ा मोटिवेट करिए, वो कह रही है इट इज़ योर वार्मथ एम्ब्रेसिंग बॉसम। तो राइटर कहती हैं कि ये जो आपका गरम मतलब एम्ब्रेसिंग वाली जो नेचर है ना औरतों की, कि किसी भी बात पे प्यार करना शुरू हो जाना और झुक जाना और नरमी दिखाना, दैट इट इज़ योर वार्म एम्ब्रेसिंग बॉसम। ये जो आपका गरम लगने वाला सीना है ना, यही जो है एक मगरूर और मुतकब्बर इंसान की परवरिश करता है, ठीक है? और फिर वो बात करती हैं कि ये जो तुम्हारी खुशकिन मुस्कुराहट है ना, यही उसके दिल में जो है इतना ज़्यादा गर्मजोशी और उसको पुरजोश कर देता है, इतना एक्साइटेड कर देता है कि हाँ ठीक है कि ये मेरे अंदर इंटरेस्टेड है, या मैं जो भी बात करूँ तो ये मान लेती है। ये आप लोगों ने जो है मेल डोमिनेट सोसाइटी को जो है मोटिवेट किया, आप लोगों ने मेल्स को मोटिवेट किया है, क्योंकि जो मर्ज़ी बात हो जब भी वो आता है तो आप जब उसको गले लगाती हैं, आप खुशी से उसका वेलकम करती हैं, झुक जाती हैं, अपनी नरमी दिखाती हैं। सो योर नेचर हैज़ फोर्स देम, that's why they just think that they are more superior than a woman. Next, for that person who's your creation, to enjoy preference and superiority is shameful. Women take actions because the world awaits and isn't tuned with you. तो इन लाइंस में जो है फ़ोरक कहती हैं औरतों को कि उस शख्स को जो आप लोगों की ये तहलीक है, जिसको आप लोगों ने ही बनाया है, उसको तरजीह देना, उसको बरतरी देना, उसको सुपीरियर समझाना, ये बहुत ही शर्मनाक एक्ट है। वुमेन को, एक औरत को जो है एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो दुनिया है ना ये वेट कर रही है कि औरत कब उठेगी, कब अपने खिलाफ जो है उठने वाली तमाम आवाज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाएगी, और वो सब उसके साथ होंगे। पूरी की पूरी दुनिया जो है वो वेट कर रही है, वो इसके साथ होंगे। तुम डरो मत, बल्कि अपने ख़िलाफ़ हर आवाज़ जो भी तुम्हारे ख़िलाफ़ उठती है तुम अपना एक्शन लो, ठीक है? जो तुम्हारे दिल में आता है तुम दर्द का सैलाब बन जाओ, तुम नफ़रत का सैलाब बन जाओ, और तुम अपनी क्रुएलिटी फिर दूसरों को दिखाओ। जो तुम चाहती हो वो करो, ना सिर्फ उस इंसान को बरतरी दो, उस इंसान को। यहाँ से क्रिएशन का मतलब क्या है? क्रिएशन का मतलब ये है कि मेल को अगर सुपीरियर बनाया तो आप लोगों ने बनाया। अगर मेल जो है एक खूबसूरत ऑब्जेक्ट है अगर तुम लोगों के लिए, तो उसको खूबसूरत ऑब्जेक्ट भी आप लोगों ने बनाया। हाँ, इससे एक ये भी बात हो सकती है कि जब माँ एक बेटे को जन्म देती है, पैदा करती है, आई मीन्स टू से, तो इसका ये भी रेफरेंस आ सकता है कि जब एक माँ है वो अपने बच्चे को पैदा करती है, तो अगर वो बेटा है तो उसके पैदा करने वाली जो क्रिएशन है वो भी तो एक माँ है, ठीक है? तो फिर कौन ज़्यादा सुपीरियर हुआ, एक वुमेन ज़्यादा सुपीरियर हुई या मेल? तो डेफिनेटली एक वुमेन। तो यहाँ पे इसने उसको क्रिएशन बताया कि जो मेल है वो तुम लोगों की ही क्रिएशन है, उसको ज़्यादा डोमिनेंट किसने बनाया? एक औरत ने बनाया। उसको सारे अपनी ज़िंदगी के रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर किसको राइट उसने अपनी ज़िंदगी का दिया है? तो वो मेल को ही दिया है कि हाँ ठीक है, जो तुम डिसाइड करोगे मेरे लिए अच्छा है, जो तुम कहोगे वो मेरे लिए अच्छा है, मेरे बच्चों के लिए अच्छा है, हमारी फैमिली के लिए अच्छा है, दैट्स इट। और फिर कहती है स्लीपिंग इन द डार्क ग्रेव इज़ हैप्पियर फॉर यू दैन दिस सब्जेक्ट सर्विट्यूड एंड मिसफॉर्चून। वेयर इज़ दैट प्राउड मैन? टेल हिम टू बॉयज हैड henceforth at your threshold.
अब वो औरतों को और मोटिवेट करती हैं और वो कहती हैं कि तुम लोग इस ज़लील गुलामी और बदकिस्मती से छुटकारा पाकर जब अंधेरी कब्र में अकेले सोओगी ना, तो वो भी तुम लोगों के लिए ज़्यादा खुशगवार होगा बजाय इसके कि तुम इस गुलामी में, इस बदकिस्मती से अपनी लाइफ को गुजारो और रो पीटो। कहाँ है वो मगरूर आदमी, और उससे बताओ कि अब वो तुम्हारी दहलीज पर आए और अपना सर झुकाए। तुम लोग अब उसके आगे कोई भी जो हो उसका कहना मानने वाली नहीं हो, उसको जो ओबे करने वाली नहीं हो, बल्कि तुम लोग अपनी अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ जो गुजारने वाली हो। ठीक है? और लास्ट में वो कहती हैं, वेयर इज दैट प्राउड मैन, टेल हिम टू गेट अप बिकॉज अ वुमन इज हियर राइजिंग टू बैटल हिम, हर वर्ड्स आर द ट्रूथ इन विच कोज शी विल नेवर शेड टीयर्स आउट ऑफ वीकनेस। तो वो आप कहती हैं कि वो मगरूर इंसान कहाँ है, वो मगरूर अयाल, वो मगरूर महलूक कहाँ है जो अपने आप में बड़ी सुपीरियर समझती है ख़ुद को और कहती है कि बस हमारा ही यहाँ पे डोमिनेट होना चाहिए, औरतों पे हमारा ही राइट है, हक है उन्हें सप्रेस करने का, उन्हें सब्जुगेट करने का, उन्हें प्रेस करने का। तो वो कहती है कि उसे जाओ और उससे कहो कि उठ जाए, क्योंकि अब एक औरत उससे लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके सारे अल्फाज सच है। कौन से अल्फाजों की बात करी, कौन से सच की बात करी, अपने राइट के बारे में, यहाँ पे रहने की बात करी, इस दुनिया में अपनी सारी सुप्रियोरिटी की बात करी। वो कह रही जितनी भी मैंने बातें की है कि औरत सुपीरियर है मैन से, मेल से, तो ये बात सच है। वो जितनी भी बातें करती है, अगर वो किसी मेल को रोकते कि उस पर हाथ ना उठाया जाए या उसकी बात को माना जाए, तो वो सारी बातें सच है। दुनिया में जितनी भी बातें हैं कि औरत जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये बातें सच है, मेल को माननी पड़ेंगी और अब वो कभी भी अपनी कमज़ोरियों पर रोएगी नहीं। तो जाके उस मेल को बता दो, सुपीरियर इंसान को बता दो, जो बड़ा घमंडी और मगरूरी बड़ा हॉटी पर्सन है, उसको जाके बता दो कि अब जो औरत है वो वीक नहीं होने वाली, बल्कि अब एक ऐसी औरत तैयार हो गई है जो कि उससे जंग लड़ेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ पोएम। आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आप लोग इस राइटर से कितने एग्री हैं। लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात बताऊं और इसे कंक्लूड करूं, तो अकॉर्डिंग टू मी ये पोएम बहुत अच्छी है फेमिनिस्टिक अप्रोच से, फेमिनिस्टिक के बारे में, फीमेल्स के राइट्स के बारे में। लेकिन क्योंकि इसने मेरी नज़र में क्रिटिसाइज़ किया है औरतों की सॉफ्ट नेचर को, तो ये बात मुझे बस इसमें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एक जो वुमेन है, एक जो माँ है, जो मदर है, वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर होती है, वो सबसे डिफरेंट होती है। अगर वो भी मेल की तरह बहुत रूड, बहुत स्टबर्न हो जाएगी, तो उसमें और बाकी जो मेल हैं या बाकी जो चीज़ें हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इस पोएम को पढ़ने के बाद अगर आप लोग ये सोचें कि इसका प्रैक्टिकल क्या होगा, तो वो आज आप लोग देख रहे हैं बहुत सी जो वेस्टर्न वुमेन हैं उनका अपने बच्चों के साथ रिलेशन कैसा है। ठीक है, एक जनरेशन गैप आ जाता है, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, और स्पेशली मदर जो होती है वो बच्चे की पहली टीचर होती है और उसने बच्चे को बहुत कुछ सिखाना होता है। अगर वो यही रिजिडनेस, स्ट्रिक्टनेस और क्रुएलिटी उसके सामने भी करेगी, तो वो क्या सीखेगा। और यहाँ पे तो उसने सिर्फ बात की है कि मेल को बनाने वाली जो औरत है, मैं इसको जो राइटर है इस चीज़ पे भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ ये करना चाहूँगी, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देकर, कि जो क्रिएशन अगर ये औरत की बात कर रहा है कि उसने अगर इसको बनाया है तो उसको गुस्सा आना चाहिए, तो डेफ़िनेटली जिसने हम सबको बनाया है, जो इस दुनिया का क्रिएटर है, वो इतना नरम और इतना प्यार करने वाला है, तो फिर औरत किस राइट की बात करिए। यानी ये तो होली बुक्स में भी लिखा गया है कि तुम्हारा बनाने वाला जो है, जो अल्लाह ताला है, वो तुम्हें 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो फिर जब वो इतनी नरमी, इतनी शफ़क़त, कंपैशनेट जो है लव, अफ़ेक्शन दिखा रहा है, तो फिर एक औरत किस क्रुएलिटी की, किस राइट की बात करे। सो इफ़ आई इन्फर माय पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये बस इतना सा है कि हम सबको अपनी लिमिट्स, अपनी फैमिली को देखकर जितनी भी जो चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने ये पोएम पढ़ी है तो हमें जो है रेवोल्यूशन आ जाए, हमें ये सब कुछ आ जाए, कि हम लोग कल से बगावत करना स्टार्ट कर दें। ये अच्छी बात नहीं है। बल्कि सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हमेशा सुबह उठकर शुक्र अदा किया करें अपनी ज़िंदगी का, अपने पास रहने वाले उन अज़ीज़ रिश्तों का जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग नाशुक्री करना स्टार्ट कर देते हैं, तब हम डिप्रेस हो जाते हैं और तब हमें हर चीज़ से शिकायत होना शुरू हो जाती है और तब हम रिबेलियस हो जाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में जितने भी रिलेशन हैं वो सब अच्छे हैं, यकीन जानिए, और रोज़ इनका शुक्र अदा कीजिए। अगर वुमेन राइट के साथ होकर मैं अगर बात करूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, तो डेफ़िनेटली एक औरत को पूरा हक होना चाहिए कि वो पढ़े लिखे, जॉब करे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, लेकिन फैमिली के साथ मिलकर, उसके अगेंस्ट जाकर नहीं। और हाँ, मेल्स को भी हमेशा चाहिए कि अपने प्लीज़िंग प्रोमिसेस से कभी भी किसी भी औरत को, कभी भी किसी की बेटी को, माँ को, बहन को जो है डिस्ट्रॉय ना करे, बल्कि कभी भी अपने पार्टनर को अगर उसकी ज़रूरत हो तो उसके साथ दे, उसकी तालीम मुकम्मल करवाए, उसके राइट्स के बारे में, उसकी जितने भी हकूक़ होते हैं उनको पूरा रखे। एंड लास्टली आई मस्ट से कि कभी भी जो मेल्स हैं उनको भी अपने लिए कोई हीरोइंस या डोल हाउस वाली जो गर्ल्स होती हैं, डोल्स होती हैं, उनको सर्च करना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे लाइफ पार्टनर्स ढूंढने चाहिए जो हार्ड वर्किंग हो, जो आपके साथ लॉयल हो, आपकी टेक केयर कर सके, आपका ख्याल रख सकें। और अगर ये सब कुछ आपके पार्टनर में है, तो डेफिनेटली यू आर द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड।
तो बस दोनों ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, हमेशा एक दूसरे के साथ रहें और दुनिया की ऐसी रेवोल्यूशनरी बातों से जो आपका घर बर्बाद कर सकते हैं उनसे दूर रहें। दैट्स इट। अगर इनके थीम्स की बात कर ली जाए तो इनमें सबसे पहला थीम है फेमिनिज्म का, वुमेन एम्पावरमेंट का बात हुई है इसमें, वुमेन्स अप्रेशन एंड सब्जुगेशन की बात हुई है, पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात हुई है और बोल्डनेस की बात हुई है, रेवोल्यूशन की, रिबेलियस की बात हुई है। दैट्स इट। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।